हेलो एंड वेलकम टू पेट इनिंग। साथ में मिलकर शुरू करते हैं ज़िंदगी की दूसरी इनिंग। पिछले कुछ सेशंस आपने बड़े एंजॉय किए और उसमें काफ़ी अच्छे फीडबैक्स हैं। वंस अगेन आज का सेशन भी इम्पोर्टेंट है। कुछ बिटकॉइन रिलेटेड न्यूज़ है, कुछ इथेरियम रिलेटेड न्यूज़ है। उम्मीद करते हैं कि आपको वो न्यूज़ सारी जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो पसंद आएगी। इनफैक्ट आपको प्रणव के पीछे जो लोगो दिख रहा है, प्रणव के पीछे आप देख पा रहे हो वो एक लोगो W3KD, दैट इज वेब 3 की दुनिया, उसका शॉर्ट फॉर्म है। और विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। मतलब काफी सारे लोगों को ने विश किया उस दिन। उस दिन शाम को क्योंकि तुम बिजी थे तो हमने एक अजीत त्रिपाठी जी का हमने वो चलाया था। तो नीचे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, उसमें बहुत सारे लोगों ने विशेस किए, तुम्हें बर्थडे विशेस भेजी। बहुत ही ये ओवरवेलमिंग फीलिंग भी है। तो कैसा कैसा लग रहा है प्रणव? बहुत ही आई वुड से वेब थ्री इज ऑल अबाउट कम्युनिटी। अगर आप वेब टू में जाओगे तो वहाँ पे हार्डली कोई अपना डिस्कॉर्ड बनाता है। गूगल पे कोई हम्म, डिस्कॉर्ड नहीं बनाता है, गूगल कंपनी का भी कोई डिस्कॉर्ड नहीं, और भी कोई हम्म, कंपनी का डिस्कॉर्ड नहीं, बिकॉज दे डोंट बिलीव इन कम्युनिटीज। बट वेब थ्री का इनिशियल डे से कम्युनिटी सबसे हम्म, इंपॉर्टेंट चीज है जो बननी चाहिए। एंड आई थिंक वेब थ्री की दुनिया में हमने कुछ बनाया हो ना हो, एक वेब इंडिया की एक इथीरियम बिटकॉइन एजुकेटेड वेब थ्री कम्युनिटी बनाई है, और उसी का प्यार आई थिंक आई वाज एबल टू गेट। सो आई वुड से I'm like obliged, and my heart is warm with all the wishes. और मुझे किसी ने एक गिफ्ट किया, मेरे किसी चाहने वाले ने मुझे एक गिफ्ट किया। So that in हम्म। itself is such a big heart-warming thing. So I would like to thank everybody, and I hope कि इस बर्थडे से नेक्स्ट बर्थडे तक हम और ग्रो करें और लोगों को एजुकेट करें, और ऐसे ही शोज करते रहें काशिफ भाई के साथ। नहीं नहीं, अच्छा लगा किसी चाहने वाले ने आपको गिफ्ट किया, चलिए अच्छी बात है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं फर्स्ट न्यूज के साथ। आज जो पूरा तुम हंसते हंसते क्यों हो जब मैं हंसता हूँ? तो मतलब मैं किसी भी वजह से हंस सकता हूँ, तुम क्यों हंसते हो? मतलब कोई पॉइंट नहीं है ना यार। सेम रीजन सेम ही है, बस कैमरे पे नहीं आता है वो, तो दैट इज व्हाई। बट एनीवेज, जो आज आज का जो शो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम शुरू करेंगे ईटीएफ से, बिटकॉइन के ईटीएफ हम्म, से, स्टेबल कॉइन के रेगुलेशन में क्या आने वाला है यूएस के हम्म, अंदर, उससे, और उसके बाद ई क्रिप्शंस जो कि बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, उसके बारे में हमने हम्म, रफली टच किया था। उसको टेक्निकल डेप्थ और डिटेल में समझेंगे, हम्म, एंड we'll cover the whole show in a lot of exciting things. ईथ क्रिप्शन में आपके पास एक अल्फा छुपा है, बिटकॉइन ईटीएफ फ्यूचर्स में आपके पास एक अल्फा छुपा है, और स्टेबल कॉइन रेगुलेशन के लिए भी बहुत सारी अच्छी अच्छी इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं अभी। बीफाई का जो मार्केट है, संडे को वो एकदम से 20% उछला था। क्यों उछला था, क्या हुआ था, ये हम्म। सब कुछ इस पर्टिकुलर शो में कवर करेंगे। तो बहुत ही एक्साइटिंग शो होने वाला है। इसके पहले आपने होपफुली काशिफ भाई का एक लाइव भी देखा होगा पॉइंट डीसीएक्स के साथ, पॉलिटिशियंस कैसे वेब थ्री में आ रहे हैं, उसको लेके उनका भी आप एक शो देखा होगा। सो इफ यू हैव नॉट वॉच दैट, यू शुड वॉच दैट आल्सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लाइव स्ट्रीम। या एब्सोल्युटली। सो लेट्स लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट यार। यस, टोकन अभी मेरे ख्याल से जापान सबसे आगे चलता है क्रिप्टो रेगुलेशन में। सबसे पहले उन्होंने हम्म, कुछ क्रिप्टो करेंसीज को अलाउ किया था ट्रेड करने के लिए, सिक्योरिटीज और कमोडिटीज में वो किया था, और उनने ही 30% जो टैक्स है वो इंक्लूड किया था। उसके बाद उनका वेब थ्री व्हाइट पेपर आया। मैं जापान भी गया था, उनके मिनिस्टर्स ने भी बोला कि दे आर सो ऑप्टिमिस्टिक ऑन दिस, एंड एज यू कैन सी नाउ, like they have removed the 30% tax on the gain of crypto on paper. So इसके क्या मायने है काशिफ भाई, ये मतलब क्या, can this be a setting regulation for all the other countries including इंडिया जिनने 30-40% टैक्स डाला हुआ है क्रिप्टो पे? यार बेसिकली क्या है कि इसमें ये है कि जो जो अनरियलाइज्ड गेन्स है, राइट, उस पे टैक्स नहीं लगेगा। राइट, तो जैसे उन्होंने किसी ने फंड रेज किया, टोकन इशू किया, तो उसमें जब तक वो उसको सेल नहीं कर देंगे तब तक मतलब टैक्स नहीं लगेगा। दैट इज व्हाट आई गेट इट फ्रॉम हियर। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, बिकॉज मैंने ये डेप्थ में नहीं पढ़ा अभी तक ये आर्टिकल। यस, मतलब ऐसा ही लगता है कि दे आर ट्राइंग टू पेव अ वे फॉर पीपल टू रेज फंड्स इन यूएसडीसी एंड अदर स्टेबल कॉइन्स इन जनरल, और उसी को लेके ये अनरियलाइज्ड गेन का 30% एग्जेम्पशन दिया हुआ होगा।
अगर आप होल्ड करते हो तो यू डोंट हैव टू पे 30%, और मेरे को लगता हाँ। है कि इसमें भी एक शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन थोड़े सालों में आ जाएगा, हम्म। एब्सोल्यूट फ्लैट 30% नहीं होगा। हम्म। So that is So what. basically, what they're just trying to do is trying to make it easy for people who are issuing tokens. But I think वहाँ पे tokens आप वहाँ की जनता को issue नहीं कर सकते। जो आप जापान के अंदर आप tokens जो है वो बाहर की जनता को issue कर सकते हो except Japanese। और अगर आप 10 से 12 टोकन्स हैं जो लिस्टेड हैं, विच आर हम्म। अप्रूव्ड बाय द ट्रेडिंग एंड कॉमर्स फैकल्टी ऑफ जापान, वही ट्रेड हो सकते हैं और उन्हीं को आप सेल कर सकते हो हम्म। जापानीज लोगों को। जापानीज लोगों को जापानीज एक्सचेंज पे ही ट्रेड करने का अलाउंस है, इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे वो ट्रेड नहीं कर सकते। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स एंड दैट इज व्हाट इट इज। सबसे बड़ा डिस्कशन पिछले 2 वीक्स जो चल रहा है वो है बिटकॉइन ईटीएफ का। और दो उसमें हमने प्रोस्पेक्टिव सुने। एक प्रोस्पेक्टिव ये सुना कि जो ब्लैक रॉक है उसके आज तक 275 ईटीएफ्स अप्रूव हुए हैं, एक ही रिजेक्ट हुआ। इट्स अ वेरी बिग $10 ट्रिलियन कंपनी। 275 नहीं 575। 575। और दूसरी तरफ जो अजीत त्रिपाठी जी और आपके बीच में जो हमारा पिछले थर्सडे को डिस्कशन हुआ था, उनके साथ जो शो हुआ था, उसमें उन्होंने एक और पहलू बताया कि आउट ऑफ 25 या 26 ईटीएफ्स ऑन बिटकॉइन एवर फाइल्ड, ऑल ऑफ देम हैव बीन रिजेक्टेड बाय द एसईसी इन जनरल। सो सबसे पहले तो ये बिटकॉइन ईटीएफ का अप्रूव होने के चांसेस कितने हैं, क्योंकि 4 से 6 महीने में ये चीज अप्रूव होगी। और सिक्योरिटी थ्रेट्स और इन जनरल इससे क्या मार्केट के ऊपर फर्क पड़ रहा है, क्योंकि सब लोग सिर्फ अभी बिटकॉइन ईटीएफ और वेब3 बिटकॉइन रिलेटेड रेगुलेशन, सपोर्टिव बिटकॉइन सपोर्टिव रेगुलेशन की तरफ यूएस आगे बढ़ रहा है। मैं क्रिप्टो स्पेसिफिक रेगुलेशन की तरफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बिटकॉइन स्पेसिफिक रेगुलेशन की तरफ आगे बढ़ने का मेरे को लग रहा है। बिकॉज एक तो ये ईटीएफ आना ब्लैक रॉक की तरफ से, जिसके अप्रूवल चांसेस बहुत हाई हैं। दूसरा, एक और नया लॉ आया है जिसके अंदर बिटकॉइन माइनिंग टैक्सेस के अंदर कुछ एग्जेम्पशंस के थ्रू एक कांग्रेसमैन ने कांग्रेस के रिसेंट सत्र में लाया था। तो ये बिटकॉइन फेवरिंग यूएस नेशन क्यों हो गया? So basically क्या है कि I am really not excited about this Bitcoin futures ETF, to be very honest. It's like uh, ये फ्यूचर more of जीटीएफ अप्रूव हो गया ना, हाँ और फ्यूचर्स का जो नॉर्मल ETF है वो नहीं अप्रूव है। हुआ है। नॉर्मल स्पॉट ETF नहीं हुआ है। सो देयर आर टू काइंड ऑफ ETFs बिटकॉइन के। अभी इस वक्त जो है वो फ्यूचर्स ETF जो है वो अप्रूव हुआ। फ्यूचर्स ETF आप इसको इस तरीके से समझिए कि एक तरीके का गैम्बल है। मतलब यू रियली यू बेट ऑन द फ्यूचर प्रिडिक्शन के फ्यूचर में बिटकॉइन का प्राइस क्या होगा। यू जस्ट बेट ऑन दैट, राइट। एंड इसमें जो फ्यूचर्स के अंदर जो बिटकॉइन एक्चुअल में मूव नहीं करता। मतलब जैसे सपोज स्पॉट ईटीएफ अगर होता, तो अगर बिटकॉइन का अगर स्पॉट ईटीएफ में जितना बिटकॉइन बाय हो रहा है उतना फिजिकल क्वांटिटी ऑफ बिटकॉइन जो है वो भी बाय होगा, ठीक है। लेकिन फ्यूचर्स के अंदर इन रियलिटी इन फिजिकल फॉर्म में बिटकॉइन बाय और सेल नहीं होता है। इट्स जस्ट दैट यू बेट ऑन द प्राइस, ठीक है। सो ये एक तरीके का गैम्बल है जो कि इसमें रिटेल को इसलिए शायद अलाउ भी नहीं करते हैं फ्यूचर्स ईटीएफ में। इसमें अक्रीडिएटेड जो इन्वेस्टर्स होते हैं वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो और ये इकोसिस्टम के लिए फ्यूचर्स ईटीएफ जो है बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस हैं और जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, वेल्स हैं, प्रॉब्ली दे कैन बेट ऑन दैट। बट फॉर रिटेल और फॉर real growth of Bitcoin, I think the spot ETF is a ETF that we are looking at कि वो कब अप्रूव होगा। अगर वो अप्रूव होता है तो then definitely that means a huge turnaround for Bitcoin, because 33 एप्लीकेशन आज तक जा चुकी है लेकिन SEC ने अभी तक अप्रूव एक भी नहीं करी है। सो we'll have to see that। और हाँ, 4 से 6 महीने लगते हैं कोई भी ईटीएफ हाँ। स्पॉट ईटीएफ को अप्रूव होने में। सो we'll have to watch out for that। बट मार्केट has already started showing like waves on that। एक पर्टिकुलर ऑन चेन रिकॉर्ड के हिसाब से the people who are holding crypto bitcoin has increased by a very huge margin। ये सो आप कैसे देख? इसमें इसमें बेसिकली क्या है, ये जो चार्ट है ये बता रहा है कि इस बार जो हर हाविंग के बाद
जो बिटकॉइन की सप्लाई थी ट्रेड के लिए, वो बढ़ती थी। अगर आप नीचे चार्ट पे जाओ, नीचे वाले पे, इस पे नहीं, नीचे वाले पे, ये खोलो आप, ये वाला, ये चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस बार कुछ यूनिक चीज हो रही है। हाँ, ये इस चार्ट को अगर आप गौर से देखो, तो अवेलेबल सप्लाई का मतलब है कि अवेलेबल सप्लाई फॉर ट्रेडिंग। So that means people who are interested in taking a trade on Bitcoin. So obviously हर हाविंग के बाद प्राइस एक नया मकाम हासिल करता था, एक ऑल टाइम हाई बनाता था। जैसे आप देख रहे हो हाविंग 1 के बाद आप हाविंग 2 देखो कहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है। फिर आप हाविंग 3 देख रहे हो, और हाविंग 3 भी अपने ऑल टाइम हाई बनाया, ठीक है। हर हाविंग के बाद एक ऑल टाइम हाई बन रहा है। और एक चीज बड़ी आप देख रहे हो कॉमन है तीनों हाविंग में, वो देख रहे हो कि तीनों हाविंग में सप्लाई बढ़ रही है ट्रेड के लिए। पहली बार ऐसा हो रहा है कि हाविंग 4 आने वाली है, ठीक है, और हाविंग 4 आने वाली 2024 में, और सप्लाई जो है वो कम हो रही है। आप देखो एरो नीचे की तरफ जा रहा है, एरो ऊपर की तरफ नहीं जा रहा। सो दैट मीन्स दैट पीपल आर नॉट विलिंग टू ट्रेड बिटकॉइन. So the number of people holding Bitcoin for more than an year, or the number of people who don't want to trade Bitcoin is increasing, and this halving is in particular, ये ये एरो ये बता रहा है कि ये पहली बार हो रहा है ऐसा कि लोग पहले से ज्यादा होल्ड करना चाह रहे हैं बिटकॉइन को। तो कन्विक्शन जो है वो पहले से ज्यादा बढ़ रही है, और बढ़ गई है, ये दिखाना चाह रहे हैं। राइट, सो मतलब अब अगर सप्लाई नहीं होगा मतलब ट्रेड करने के लिए, और हाविंग हो तो गई, और हाविंग भी हो गई, तो फिर तो सोचो क्या होगा। सप्लाई है नहीं, और सप्लाई हाफ हो गई, और लोग ट्रेड नहीं करना चाह रहे, ऊपर से सप्लाई हाफ हो गई। तो जो एग्जिस्टिंग बिटकॉइन है वो जितना भी ट्रेड के लिए होगा, उसके लिए डिमांड जब बढ़ेगी तो ऑब्वियसली उसके लिए प्राइस बुलिश हो जाएगा। मतलब यू कैन रियली होपफुल कि ये सिनेरियो यही बता रहा है कि जब मार्केट में बिटकॉइन ही नहीं होगा ट्रेड के लिए, और सप्लाई आधी हो जाएगी, तो क्या होगा, एग्जिस्टिंग बिटकॉइन की वैल्यू और बढ़ जाएगी। ऑफ कोर्स, और नॉर्मली हमेशा बढ़ता है सप्लाई। हम्म होल्डर्स जो हैं वो डालते हैं एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करने के लिए, पर इस हम्म हाविंग में शायद लोगों को ट्रेड ही नहीं करना है बिटकॉइन, मतलब उनको होल्ड करके रखना है बिटकॉइन, बिकॉज अ लॉट ऑफ इकोसिस्टम हैज ग्रोन एंड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स द इंपॉर्टेंस ऑफ हार्वनिंग। तो बहुत ही एक एक्साइटिंग टाइम्स है हार्वनिंग अब का। एक एक मिल ऊपर देखो, इस आर्टिकल में एक और चीज लिखी, ऊपर थोड़ा सा हल्का सा नीचे जाना। 1 मिलियन से ज्यादा वॉलेट हो चुके हैं, एक और थोड़ा सा और नीचे, 1 मिलियन से ज्यादा हो चुके हैं वॉलेट जिनमें एक बीटीसी से ज्यादा। ये देर आर ऑल्सो मोर देन 1 मिलियन होल कॉइनर। होल कॉइनर का मतलब है कि एक बिटकॉइन जो है वो 1 मिलियन 10 लाख वॉलेट्स के अंदर है, एटलीस्ट एक बिटकॉइन है। दैट जस्ट शोज के बिटकॉइन कितना ज्यादा स्प्रेड आउट है। वो ऐसा नहीं कि कुछ चंद वेल्स के हाथ में। मैं ये भी मानता हूँ कि एक आदमी के 10 वॉलेट भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। तो हो सकता है ये 1 मिलियन की फिगर आपकी हो सकता है 800,000 मान लो, तो भी बहुत है। 800-900,000 वॉलेट्स के अंदर अगर एक बीटीसी है, तो दिस इज लाइक अ ह्यूज नंबर। ऑलराइट, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। लेट्स सी हाउ थिंग्स टर्न अप, बट एसईसी अप्रूव्स, ये हमने डिस्कस कर ये लिया। हमने कवर कर लिया लीवरेज बिटकॉइन, ये बेसिकली वेल्स के लिए है, और कुछ नहीं है। राइट, नेक्स्ट, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, जो लाइक यूएस के अंदर एग्जिस्ट करती है, जो मैंने उनकी मूवीज में भी देखी है और लोगों से भी बात करते हुए सुना है, वो ये है कि उनकी जो एजेंसीज हैं वो इतनी सारी हैं कि वो इंटर कम्युनिकेट ही नहीं करती हैं। एक एसईसी है, एक सीएफटीसी है, और लाइक अलग अलग एजेंसीज है जो एग्जिस्ट करती हैं। एसईसी को लगता है कि बिटकॉइन के अलावा सब कुछ जो है वो सिक्योरिटी है, सीएफटीसी को ऐसा नहीं लगता है। जेरोम पॉल, जो कि लाइक फेड के चेयर हैं, एफईडी, वो भी एक एजेंसी है जो एग्जिस्ट करती है। उन्होंने तो क्लियरली अपने एक लाइक एड्रेस में बता दिया कि स्टेबल कॉइन्स आर फॉर्म ऑफ मनी एंड द फेड शुड रेगुलेट देम।
मतलब ये कितना कंफ्यूजन है विच इज लाइंग अराउंड कि ये कौन रेगुलेट करेगा इसको, एसईसी करेगा, सीएफटीसी करेगा या फेड करेगा, और अगर करेगा तो कि कौन किसको क्या मानता है। बट स्टिल जो अधिकतर एजेंसीज हैं जैसे फेड और सीएफटीसी वो स्टेबल कॉइन को साथ में रख के चलने के लाइक यू नो आई थिंक वो साथ में रख के चलने के इस पक्ष में है। और कुछ जो यूएस सेनेटर्स हैं उन्होंने तो ये तक बोल दिया कि हम जुलाई के अंदर कोशिश कर रहे हैं कि एक लेजिस्लेशन पास कर दें स्टेबल कॉइन को, ताकि और ज्यादा पैसा हम यूएसडीसी यूएसडीटी के थ्रू यूएस बैंक अकाउंट्स में रख सकें। सो इस न्यूज को आप इस तरीके से मत देखो कि ये पॉजिटिव न्यूज है या नेगेटिव न्यूज है। जो पावल है उसका कहने का मतलब ये है इस आर्टिकल के थ्रू कि वो ये कहना चाह रहा है कि भाई स्टेबल कॉइन सारे वो फंक्शन कर रहा है जो एक मनी का फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे स्टेबल कॉइन जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज हो रहा है, हाँ हो रहा है। यूनिट ऑफ अकाउंट की तरह यूज हो रहा है, हाँ हो रहा है। बैक्ड बाय क्या है? यूएसडी। तो यूएसडी इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ यूएस। तो इन अ सेंस स्टेबल कॉइन इज आल्सो बैक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ यूएस ना। क्यों? क्योंकि स्टेबल कॉइन इज बैक्ड बाय यूएसडी ना। अब यूएसडी को कौन बैक कर रहा है? यूएस गवर्नमेंट बैक कर रही है। तो अगर यूएसडी मनी है, हाँ है, तो यूएसडीटी क्या है? वो भी मनी है। आगे मतलब क्लियर क्लियर समझ आ गया? तो उनका ये कहना है कि जब किसी चीज की बैकिंग ही यूएस गवर्नमेंट है और उनकी मनी है, यूएसडी इज अ गवर्नमेंट मनी, गवर्नमेंट बैक्ड मनी, तो स्टेबल कॉइन के अंदर भी वो सारे फीचर्स हैं जो यूएसडी में है। और यूएसडी को कौन प्रिंट कर सकता है? क्या यूएसडी को प्राइवेट एंटिटीज प्रिंट कर सकती हैं? नहीं। क्या उसको प्रणव प्रिंट कर सकता है या काशिफ प्रिंट कर सकता है? नहीं। क्या यूएस के अंदर फेडरल रिजर्व के अलावा कोई और इशू कर सकता है यूएसडी को? नहीं। तो स्टेबल कॉइन को प्राइवेट एंटिटीज इशू कर रही हैं, बीइंग अ मनी is not the right way of doing it. Stable coins are a form of money that should be regulated and issued by Fed because they are money. That is, this is what this article means. Now, is it a good news or a bad news for the industry? So this is a क्या कहेंगे यार, एक भयानक को क्या कहेंगे इंग्लिश में? खैर मेरे पास कोई वर्ड नहीं आ रहा। ठीक है, but that's a very negative news for the industry. क्यों? क्योंकि स्टेबल कॉइन एक ऑन चेन इथेरियम के ऊपर इशू किया हुआ एक टोकन है। ठीक है, जब हम कोई चीज इथेरियम पे इशू करते हैं तो इथेरियम क्योंकि एक डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है और सेंसरशिप रेजिस्टेंट प्लेटफॉर्म है, तो उसके ऊपर जब मैंने कोई चीज इशू करी तो जो इथेरियम के वर्च्यूज हैं वही उस स्टेबल कॉइन के भी वर्च्यूज होने चाहिए। ठीक है, यही यही सोच के तो हम इथेरियम पे बिल्ड करते हैं ना। कोई एप्लीकेशन जब इथेरियम पे बनती है तो वो यही सोच के बनती है कि यार जो इथेरियम की खूबियां हैं वो खूबी मेरी भी होगी। सिंपल सी बात है। अब स्टेबल कॉइन को अगर फेडरल रिजर्व कहता है कि ये मैं रेगुलेट करूंगा, तो बुरी खबर ये है कि फिर जो यार्डस्टिक्स यूएसडी को इशू करने में होता है और जो केवाईसीज, जो रेगुलेशंस और जो उसके ट्रांसफर के जो रूल्स हैं जो यूएसडी में अप्लाई होते हैं, वो सारे के सारे जब स्टेबल कॉइन में अप्लाई होंगे तो जिसके पास भी यूएसडीटी होगा, ठीक है, उसको अगर ये करना पड़े, केवाईसी करना पड़े, तो स्टेबल कॉइन की आज जो चाहत है, जो आज उसकी सर्कुलेशन है, उसमें कमी आ जाएगी, उसकी डिमांड गिर जाएगी, लोग उसे ड्रॉप करके दूसरे स्टेबल कॉइन पे शिफ्ट कर जाएंगे। अब आप कहोगे दूसरा यूएसडीसी है, वो भी यूएस का है, वो भी हाईली रेगुलेटेड है। तो स्टेबल कॉइन्स दो ही थे, एक यूएसडीटी यूएसडीसी और एक बीयूएसडी। बीयूएसडी भी यूएस बेस्ड है, वो भी हाईली रेगुलेटेड है, पैक्सोस उसको इशू करता है। अब ये तीनों यूएसडीटी, एक मिनट को, अब आप कहोगे कि स्टेबल कॉइन का फ्यूचर क्या है? तीनों स्टेबल कॉइन जैसे ही रेगुलेट हो गए, स्टेबल कॉइन के अंदर जो उसका एक लुक्रेटिव, जो एक उसकी अट्रैक्शन थी, वो खत्म हो गई। जैसे ही वो खत्म होगी तो क्या होगा? बिटकॉइन और इथेरियम पंप कर जाएंगे। क्यों? इसलिए पंप कर जाएंगे क्योंकि जो लोग स्टेबल कॉइन से में पैसे जिन्होंने रखे हुए, वो
उसको कन्वर्ट कर लेंगे बिटकॉइन में और इथेरियम में, ठीक है। और आपकी जो डाई है, डाई की भी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन हम, प्रणव और मैं पहले भी कवर कर चुके हैं कि डाई एक स्केलेबल स्टेबल कॉइन नहीं है, जैसे कहते हैं ना, स्केलेबिलिटी नहीं है उसमें। स्केलेबल नहीं लेकिन है, और वो बैक्ड बाय यूएसडीसी है, जो कि वो भी बैक बाय यूएसडीसी, हाँ, इनफैक्ट वो बैक्ड बाय यूएसडीसी। अगर यूएसडीटी तो स्टेबल को, तो डाई के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है। थैंक यू फॉर एडिंग दैट। सो इन अ सेंस दिस इज अ गुड न्यूज फॉर बिटकॉइन एंड इथेरियम एंड अ बैड न्यूज फॉर स्टेबल कॉइन होल्डर्स, और फॉर दैट मैटर जो डीफाई प्रोटोकॉल्स है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट जो मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डीफाई प्रोटोकॉल्स है उसमें यूएसडीटी, वो फ्लरिश किस पे हो रहा है, देखिए, जो डीफाई प्रोटोकॉल्स फ्लरिश किस पे हो रहे हैं, वो हो रहे हैं यूएसडीटी और यूएसडीसी के पूल है उस पे, बड़े बड़े उस पे फ्लरिश हो रहा है। कल को अगर ये रेगुलेट हो गया तो डीफाई को अटैक करने का एक बड़ा तरीका ये कि स्टेबल कॉइंस को रेगुलेट कर दो। तो इंडस्ट्री ने क्या करा, अभी तक कोई इनोवेशन ही नहीं करी कि वो स्टेबल, डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन लेके आए। लूना, देखो लूना क्यों पॉपुलर हो गया था, लूना ने ये शो करा कि भाई हम ये करके दिखा सकते हैं, तो लोगों को लगा यार वाकई में ये डिसरप्शन है। लेकिन एक्चुअल में स्टेबल कॉइन डिसेंट्रलाइज कोई है ही नहीं। आएगा कि नहीं आएगा आई डोंट नो, बट फॉर द टाइम बिंग अभी तो मुझे लगता है कि ये गुड न्यूज फॉर बिटकॉइन एंड इथेरियम बट बैड न्यूज फॉर ओवरऑल इकोसिस्टम। वाओ, ऐसा ऐसा डिस्क्रिप्शन बहुत ही मुश्किल से कोई दे सकता है आपको, एंड आई थिंक वी आर लकी कि वी हैव काशिफ भाई, जो एकदम डिक्रिप्ट करके ये सो, मतलब जो न्यूज आउटलेट्स होते हैं, आप क्यों वेब3 की दुनिया देखते हो? क्योंकि न्यूज आउटलेट्स में सब लिखा हुआ है। हम हमको क्यों देखते हो? ताकि हम न्यूज के पीछे की न्यूज आपको बता सकें। हाँ, एंड आई दैट इज थिंक मोर इम्पोर्टेंट। ये न्यूज के पीछे की न्यूज है, दैट स्टेबल कॉइन रेगुलेशन कितना अच्छा है कितना गंदा है। अगर अभी मैं देखूं तो यूएसडीसी यूएसडीटी में अधिकतर यील्ड एग्जिस्ट करती है डीफाई के अंदर। हाँ, यूनिस्वैप पे यूएसडीटी यूएसडीसी इज एवरीथिंग। एक्सडाई, एब्सोल्युटली। अगर मैं डाई का अगर आपको सिर्फ वॉल्यूम बताऊं, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ट्रेड इन स्टेबल कॉइन्स, 24 आवर वॉल्यूम, तो आपको यूएसडीसी यूएसडीटी सबसे ऊपर दिखेंगे। बिटकॉइन से भी हम्म, ज्यादा 24 आवर वॉल्यूम यूएसडीटी की होती है। लो, डाई तो बहुत नीचे आता है। It is not a very adopted stable coin, and मतलब decentralized stable coin, and it's not even totally fully a stable coin. ये एक प्रॉब्लम है जो एग्जिस्ट करती है। एंड आफ्टर रेगुलेटिंग यूएसडीटी एंड यूएसडीसी, जो डिसेंट्रलाइज्ड हम्म, स्टेबल कॉइन्स हैं, वो एक तरह से खत्म ही हो जाएंगे। डिसेंट्रलाइज क्या, अनरेगुलेटेड, एंड हम्म, दैट विल create people to go more towards Ethereum and Bitcoin, and I think that could be the coming future. But still, मेरे ख्याल से जो इंडस्ट्री है उसकी सबसे बड़ी जो इशू है अभी इथीरियम के अंदर, वो है एमईवी। बिटकॉइन के अंदर है अभी, लाइक ब्लॉक स्पेस एंड स्टफ लाइक दैट, और हार्वनिंग के बाद कैसे लोगों को रिवॉर्ड करेंगे। थर्ड सबसे बड़ी, अगर मैं बताऊं इन दो इश्यूज के बाद, चैलेंजेस के बाद कोई इशू है, तो वो है स्टेबल कॉइन, डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन। टेरा ने कोशिश की, फेल हो गया। कोई और अल्गोरिथमिक स्टेबल कॉइन ने कोशिश की, वो फेल हो गया। डाई अपने आप में एक डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन नहीं है। सो आई थिंक दैट इज अ प्रॉब्लम दैट विल एग्जिस्ट, एंड द नेक्स्ट इनोवेशन दैट विल हैपन ऑन अ डिसेंट्रलाइज स्टेबल कॉइन। तो ग्रेट अपॉर्चुनिटी एज वेल एज अ इशू राइट नाउ इन द इंडस्ट्री। आगे बढ़ते हैं। ऑर्डिनल्स, ईथ ईथ क्रिप्शंस, हमने थोड़ा सा इसको कवर किया था पिछली बार, बट आई थिंक वी कैन कवर इन डिटेल नाउ, बिकॉज बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे हैं ये। जैसे कि काशिफ भाई ने बताया, दीज आर द ट्रूली डिसेंट्रलाइज्ड एनएफटीज और आर्ट फॉर्म्स दैट कैन एग्जिस्ट ऑन ब्लॉकचेन, एंड अबाउट हम्म। 30,000 ऑफ देम हैव बीन प्रिंटेड सिंस 10 और 12 days। तो यस काशिफ भाई, आपका फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्रोस्पेक्टिव है ईथ क्रिप्शंस, जो कि ऑर्डिनल से ली हुई चीजें इथीरियम को लेके, और फिर मैं इसका टेक्निकल डिटेल बताऊंगा आपको कि व्हाट इज इट ऑल अबाउट। राइट, तो इसमें ना देखो, ऑर्डिनल्स के अंदर ना जो सबसे ज्यादा सेलिब्रेटेड चीज है वो ये कि भाई ब्लॉकचेन के ऊपर ही आपका डेटा स्टोर है। आपकी चाहे इमेज है, वीडियो है, फाइल है, वो ब्लॉकचेन पे है। और अगर बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को हम अमर मानते हैं तो सीधी सी आपकी जो इमेज या फाइल या वीडियो है, आपका डिजिटल एसेट भी अमर हो गया हमेशा के लिए। अगर आप बिटकॉइन की ईथोस में बिलीव करते हो तो आप समझ लो आपकी एनएफटी बिटकॉइन के ऊपर जो है वो अमर हो गई। अब इसमें अमर होना तो एक यूनिक चीज है,
इंपॉर्टेंट जो इसमें ये है कि आप कितना डिजिटल एसेट क्रिएट कर सकते हो। अगर बिटकॉइन लिमिटेड है तो आपके जो सैट्स हैं वो भी लिमिटेड है, और आपके डिजिटल एसेट जो है वो भी लिमिटेड ही होंगे। क्यों? क्योंकि आप वहां पे अनलिमिटेड अपना एसेट्स को स्टोर नहीं कर पाओगे, राइट? सो ये एक और इसको यूनिक बनाती है। एक और चीज बड़ा स्पेशल बनाती है ऑर्डिनल्स को, कि कितनी जल्दी आपने अपनी अपनी एनएफटी को मिंट किया। सो लेस देन 1 लाख, 1 लाख टू 5 लाख, फाइव और 5 लाख टू मिलियन। तो अब लेस देन अ मिलियन जो एनएफटीज है उसकी अलग वैल्यू है, लेस देन 1 लाख की अलग वैल्यू, और पहली 1,000 जो एनएफटीज जो मिंट हुई थी ऑर्डिनल्स, वो बहुत वैल्यूएबल है। सेम स्टोरी अब इथस्क्रिप्शन पे भी लिखी जा रही है। वो कैसे? एक तो हो गया कि नॉर्मली आप एनएफटीज को एनएफटीज को आप क्रिएट कर सकते थे इथेरियम पे, जो आप मेटा डेटा है उसको आप स्टोर करके फाइल कहीं और स्टोर कर लो, और डेटा को आप इथेरियम पे स्टोर कर लो। लेकिन अब अगर आप फाइल को भी स्टोर कर सकते हो इथेरियम पे, तो यहाँ पे भी अब सेम स्टोरी बनने लगी कि पहले 50,000, पहले 1 लाख इंस्क्रिप्शन में मेरा है। सपोज कोई कहता है मेरा लेस देन 5 लाख है, कोई कहेगा मेरा लेस देन 1 मिलियन है, क्योंकि इथेरियम भी डिफ्लेशनरी हो गया है। तो इसको इथेरियम को भी और ज्यादा डिफ्लेशनरी बनाने की कोशिश है, क्योंकि जब से बर्न का कॉन्सेप्ट आया और जब से इसको अल्ट्रासाउंड मनी का कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करते हैं इथेरियम की कम्युनिटी। तो अगर इथेरियम भी डिफ्लेशनरी है और इथेरियम भी अगर लिमिटेड है, तो इथेरियम के ऊपर भी कल को ये आएगा कि यार आई कैन ओनली मिंट limited number of NFTs as inscription on Ethereum. So इसमें हाइप अगली ये आने वाली है कि लेस देन 1 लाख इंस्क्रिप्शन कौन सी है, 1 लाख टू 1 बिलियन कौन सी है। तो ये गेम अभी, तभी आप ये हेडलाइंस जब भी देखते हो तो आप हेडलाइंस में क्या देखते हो? 30,000, 50,000 रीच्ड। अब जिस दिन इंस्क्रिप्शन 1 लाख टच करेगा उस दिन आप हाइप देखना। अब उसमें फिर ये फिगर आउट होगा कि यार लेस देन 1 लाख वाली कौन सी थी। तो ये गेम है। एनी डे, एनी डे जो आपकी ओपन सी पे एनएफटीज हैं, जो आप जो आपकी आईपीएफएस पे या फाइल कॉइन पे अगर एनएफटीज हैं, और आपकी एक एनएफटी इंस्क्रिप्शन पे है, इथेरियम की खुद की ब्लॉकचेन पे है, इज मच मोर वैल्यूएबल देन दैट। हो सकता है कि इंस्क्रिप्शन पे एनएफटी होना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, कम्युनिटी कम्युनिटी का होना, जैसे बोर्ड ऐप यार्ड अगर इंस्क्रिप्शन पे नहीं है या ऑर्डिनल पे नहीं है तो क्या वो कम वैल्यूएबल है? नहीं, गारंटी नहीं है। लेकिन आपका फ्यूचर में, देखिए फ्यूचर में ना रेयर चीजों की हमेशा वैल्यू रहती है। अगर किसी ने आज पहले 1,000 एनएफटीज जो क्रिएट करी ऑर्डिनल्स पे, आज उसकी वैल्यू बाकी एनएफटी से बहुत ज्यादा है। सो ये माइंडफुल गेम्स हैं, और आई थिंक दैट इज व्हाट इज हैपनिंग विद इथेरियम आल्सो। मैं इसको थोड़ा-सा टेक्निकली समझाता हूँ कि ईथक्रिप्शंस बनते कैसे हैं, ठीक है? और कैसे काम करते हैं। बिटकॉइन के अंदर तो कोई स्मार्ट प्रोग्राम लैंग्वेज नहीं है, इसलिए उनको अगर आर्ट स्टोर करना था तो वो ट्रांज़ैक्शन के अंदर ही डालना पड़ता था। इथीरियम के अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लैंग्वेज है, ठीक है? और उसी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लैंग्वेज का नाम है सॉलिडिटी, ईवीएम ओरिएंटेड जो लैंग्वेज है। तो अगर आप इथीरियम को समझो तो इथीरियम एक सुपर कंप्यूटर है, जिसके अंदर जो ओएस है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो इथीरियम वर्चुअल मशीन है। उस इथीरियम वर्चुअल मशीन को अगर हम समझें तो यू कैन से दैट उस इथीरियम वर्चुअल मशीन के अंदर जो प्रोग्राम्स चलते हैं वो होते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। और उन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का एक स्टैंडर्ड था जिसका नाम था ERC 721, ठीक है? वो ERC 721 के थ्रू लोग एनएफटीज बनाते थे, और उनके साथ सिर्फ और सिर्फ आर्ट वर्क ही नहीं बनाते थे, उसके साथ एक डिजिटल कलेक्टेबल या फिर एक चेंजेबल गेमिंग एनएफटी इकोसिस्टम भी बनाते थे। दिस इज हाउ इट यूज्ड टू हैपन। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज कि आप उस सुपर कंप्यूटर के ओएस के अंदर अगर आपको कोई चीज स्टोर करनी है तो या तो आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू स्टोर कर सकते थे यूजिंग एनएफटी, या फिर दूसरा जो तरीका था वो था कॉल डेटा। बट ये जो कॉल डेटा वाला तरीका था उसको लोग ज्यादातर यूज नहीं कर सकते थे। अगर मैंने काशिफ को एक ट्रांजैक्शन भेजा तो उसके अंदर हमेशा कोई भी, अगर मैं आपको ईथर स्कैन पे जाऊं, यहाँ पे etherscan.io पे जाऊं, कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन अगर मैं उठा लूं, अपन एक ट्रांजैक्शन उठाते हैं, लाइव आपको दिखाते हैं। यहाँ पे आपको कॉल डेटा मिलेगा, ये आपका कॉल डेटा है।
कॉल डेटा हमेशा एग्जिस्ट करता है, पर इसका यूसेज लोग नहीं करते थे डायरेक्टली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टोरेज के थ्रू अपने जो आर्ट वर्क है या जो भी चीज है उसको स्टोर करते थे। ईथ क्रिप्शन इज अ इनोवेशन, ताकि आप अपना जो डिजिटल इमेज है उसको बेस 64 हेक्स में कन्वर्ट करो, विच इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर थिंग। बेस 64 हेक्स में कन्वर्ट करने के बाद आप उसको एक ट्रांजैक्शन की तरह इथीरियम पे जाके स्टोर कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक आपको ट्रांजैक्शन दिखाऊं ईथ क्रिप्शन का, तो ये आप एक ट्रांजैक्शन देख सकते हो जो ईथ क्रिप्शन को क्रिएट करने के लिए बनाया गया था। ये मैं शेयर करना भूल गया स्क्रीन। ये एक ट्रांजैक्शन है जो ईथ क्रिप्शन को बनाने के लिए यूज किया गया। तो अगर मैं इस पे जाऊं तो दिस इज द इनपुट डेटा, इसको अपन कन्वर्ट करते हैं रीडेबल फॉर्मेट में, और इसको अगर मैं सर्च करूं तो मुझे वो ईथ क्रिप्शन की क्रिप्टो एनएफटी दिख जाएगी। ये जो आपको एनएफटी दिख रही है, दिस इज कॉल डेटा स्टोर्ड फॉर डूइंग अ ट्रांजैक्शन, and this is how the NFT is fully on chain. So instead of using storage value in the EVM, आप कॉल डेटा का यूज कर रहे हो अपने NFT आर्ट वर्क को स्टोर करने के लिए। उसका क्या इकोसिस्टम बना है, तो उसके लिए अगर हम अभी वापस ओपन सी पे जाएं तो यू कैन सी अबाउट 30,000 ऑफ दीज। अब तो शायद और बढ़ गई इनकी वॉल्यूम, और जो वॉल्यूम है वो अभी 557 इथीरियम है, काफी हाई वॉल्यूम चल रही है। एंड दैट इज हाउ द इकोसिस्टम इज बीइंग बिल्ड। बहुत सारे लोग अपने क्रिप्टो पंक्स को बर्न कर रहे हैं और उनको इसके ऊपर डाल रहे हैं, ईथ क्रिप्शंस के थ्रू ब्लॉकचेन के अंदर डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोग अपनी खुद की इमेज भी डाल रहे हैं। अगर मैं चाहूं तो मैं खुद का भी एक ईथ क्रिप्शन बना सकता हूं। मेरे को सिर्फ जाना है इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, डालना है यहाँ पे काशिफ एंड प्रणव और ईथ 20 ऐसा कुछ करके लिखना पड़ेगा, ईथ 20 करके लिखना पड़ेगा, और एक मिंट करूंगा मैं, ठीक है। मिंट से ट्रांजैक्शन होगा और ट्रांजैक्शन से कॉल डेटा में ये वाली इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो जाएगी। अगर आप चाहो तो कोई इमेज को भी इसके थ्रू स्टोर कर सकते हो, एंड दैट्स हाउ माय ट्रांजैक्शन एंड ईथ क्रिप्शन एनएफटी will be created. This is how ETH cryptions work and they have got a lot of traction. अब इसका एडवांटेज क्या है? सबसे पहली बात तो लोग ये कर क्यों रहे हैं? ऑर्डिनल्स की जो ये चीज है उसको कॉपी करके इसमें क्यों डाल रहे हैं, एंड व्हाई डू यू थिंक इट इज एडवांटेजियस ओवर नॉर्मल अदर थिंग्स? सो उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हो कि जो अधिकतर एनएफटीज एग्जिस्ट करते हैं उनका एक आईपीएफएस पे डेटा स्टोर होता है। सपोज मैं ओपन सी पे जाऊं और अगर मैं कोई एनएफटी को देखूं, कोई कम पॉपुलर एनएफटी को अगर अपन देखें, ये वाली देखते हैं, इसका कोई भी एक एनएफटी अगर हम उठा लें तो उसका जो मेटा डेटा है, ये सब जो चीजें हैं, ट्रेड्स, ये सब जो स्टोरेज है वो आईपीएफएस हैश पे होता है, वो इथीरियम के ऊपर स्टोर नहीं होता है। मोस्ट ऑफ द एनएफटीज ऑफ चेन, यानी जो मेटा डेटा है, जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ट्रेड्स हैं, वो सब ऑफ चेन स्टोर होते हैं। मैं आपको आईपीएफएस लिंक दिखाने की कोशिश करता हूँ इस एनएफटी की, अगर हमें वो ट्रांजैक्शन देखने को मिले तो यहाँ पे वो एनएफटी है जिसने ली थी, और ये ERC 721 इसका कॉन्ट्रैक्ट है टोकन का। यहाँ पे मैं कॉन्ट्रैक्ट पे गया, रीड कॉन्ट्रैक्ट और मेटा डेटा या फिर आईपीएफएस, ये टोकन यूआरएल। अगर मैं 300 टोकन यूआरएल पे क्वेरी करूंगा तो मुझे एक आईपीएफएस हैश मिलेगा, ये मेटा डेटा। ये जो है, ये जो इंफॉर्मेशन है, ये ऑफ ये सब जो इंफॉर्मेशन है, ये इथीरियम के ऊपर स्टोर नहीं हो रही है, ये इस लिंक के ऊपर स्टोर होती है, ठीक है। ये जो इंफॉर्मेशन है इस बंदे की, इस पर्टिकुलर ट्रेड जो है, वो इथीरियम के ऊपर स्टोर नहीं होता है, वो ऑफ चेन स्टोर होता है। समझ गए? दैट इज व्हाट इज एन एनएफटी। यानी एनएफटी के अंदर दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक ऑफ चेन कंपोनेंट जो कि होता है उसका ट्रेड्स, जो यहाँ पे आप देख सकते हो, और एक ऑन चेन कंपोनेंट, यानी वो जो एग्जिस्ट करता है, उसका जो ERC 721 कॉन्ट्रैक्ट का टोकन है वो एग्जिस्ट करता है, वो होता है एनएफटी। ईथ क्रिप्शन के अंदर पूरी की पूरी चीज कॉल डेटा के थ्रू ऑन चेन एग्जिस्ट करती है, ठीक है। एंड दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज इन अ वे। ऑल द ईथ क्रिप्शंस आर डिसेंट्रलाइज्ड because everything is stored on chain on Ethereum.
क्या NFTs का जो मेटा डेटा है जो मैं आपको दिखा रहा था वो ऑन चेन स्टोर नहीं हो सकता? आंसर इज यस। क्रिप्टो पंक के अंदर वो स्टोर हो सकता है। क्रिप्टो पंक वालों ने अपना मेटा डेटा भी ऑन चेन स्टोर किया है, बट उसके लिए जो गैस फीस रिक्वायर्ड होती है वो 100K से भी ऊपर होती है। US डॉलर नहीं, 100K ग्वे, GWEI, वर्सेस जो ईथ क्रिप्शन के लिए 26K से भी कम होती है। सो इन अ वे एक मीम आया था कि अगर आपको ऑन चेन NFTs स्टोर करने हैं, फुल्ली ऑन चेन NFTs अगर आपको स्टोर करने हैं, तो यू कैन तो अगर आप बहुत अमीर हो तभी जाके आप, और या फिर आपकी NFT जो है उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है, तभी आप जाके उसको स्टोर कर सकते हो ऑन चेन। बट अगर आपकी नॉर्मल भी है ना NFT, तो आपको ईथ क्रिप्शंस के थ्रू उसको स्टोर कर सकते हो। ये आपको मैं दिखाता हूँ, वो मीम उनके फाउंडर ने ट्वीट किया था दैट अगर आपको ऑन चेन NFT चाहिए तो इट्स लाइक अ 5-स्टार प्लेस, बट ऑन चेन NFT ऑन ईथ क्रिप्शंस एनी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट, राइट? सो दिस इज व्हाट इज द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ईथ क्रिप्शंस, और इसीलिए वो बहुत सारा ट्रैक्शन लेके आ रहा है। It is truly digital on-chain decentralized artwork that can be stored in a very low cost. डिसएडवांटेज क्या है? वो ये है कि क्योंकि ये कॉल डेटा पे बेस्ड है, तो कॉल डेटा को यूज करने के लिए आपके पास अभी इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है। यानी ओपन सी को भी ईथ क्रिप्शंस को लाने के लिए बहुत सारे डेटा में चेंज करना पड़ा था। अगर आप काउंटर स्ट्राइक की NFTs देखते हो, उसमें अपडेट होता रहता है, स्किल भी बढ़ती रहती है, NFT में अपडेशन होता रहता है, वो डेटा बढ़ता रहता है, मेटा डेटा चेंज होता रहता है, म्यूटेशंस होते हैं NFT के अंदर, प्रोग्रामेबल हो जाती है NFT। वो ईथ क्रिप्शंस के साथ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये कॉल डेटा बेस्ड है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड नहीं है। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है। तो यूटिलिटी नहीं है कोई ईथ क्रिप्शन की अदर देन द आर्ट वर्क बीइंग टोटली फुल्ली ऑन चेन। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। एंड द सेकंड बिगेस्ट थिंग इज उसका भी इकोसिस्टम नहीं है जितना बड़ा अदर NFTs का है। पर एक एडवांटेज जरूरी है कि ऑन चेन NFTs विच आर लो इन कॉस्ट, इट इज actual digital artwork on chain in a low cost can be done via ETH cryptions. वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो तो आई वुड से कि एक हर चीज का अपना यूज केस है। अगर आपको एक आर्ट वर्क स्टोर करना है जिसके अंदर प्रोग्रामेबिलिटी नहीं होगी और आपको सस्ते में स्टोर करना है, फुल्ली ऑन चेन स्टोर करना है, तो आप ETH क्रिप्शंस का यूज कर सकते हो। अगर आपको प्रोग्रामेबल NFTs बनाना है, IP बनाना है, म्यूजिक NFTs बनाना है जिसके अंदर इवोल्यूशन होंगे, तो आप ERC-721 का यूज कर सकते हो। बट यस, ETH क्रिप्शंस इज नॉट it's not just in the air. I think it has a good use case which is coming along. एब्सोल्युटली। चलो यार, आज का शो बड़ा इंपॉर्टेंट रहा। आप अपना और खबर इस पे। लास्ट पॉइंट कवर कर लेते हैं। एक बहुत बड़ा अपडेट है पॉलीगॉन के अंदर। हाँ, पॉलीगॉन की जो POS चेन है जिसके ऊपर एक बहुत ही हैवी TVL एग्जिस्ट करता है, उसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चंस उठते रहे हैं कि 100 वैलिडेटर की चेन है और उसका जो ब्रिज है वो 519 एक वॉलेट है। तो अगर 5 से ज्यादा लोगों का जो वॉलेट है वो हैक हो गया उनकी 519 ब्रिज के अंदर, तो सारे के सारे फंड जो हैं वो अटक जाएंगे पॉलीगॉन के अंदर। सो देयर वाज अ सिक्योरिटी रिस्क बिकॉज पॉलीगॉन POS चेन वाज लाइक अ साइड चेन जिसके पास 100 वैलिडेटर थे एंड इट वाज नॉट इथेरियम सिक्योर एंड स्टफ लाइक दैट। सो दे हैव मेड अ बिग अनाउंसमेंट जिसके अंदर वो POS चेन को ZK EVM वैलिडियम बना लेंगे। अब ये क्या लेयर 2 है ZK EVM वैलिडियम? द आंसर इज नो। क्या ये साइड चेन से बेटर है? द आंसर इज यस। सो इसके अंदर ऐसा होगा कि जो ट्रांजैक्शंस हैं वो इथेरियम के ऊपर रोल करेंगे। देयर विल बी मोर देन 100 वैलिडेटर्स दैट कैन बी अलाउड इन दिस। बट जो ट्रांजैक्शन का डेटा है, स्टेट चैनल का जो डेटा है, वो ऑफ चेन एग्जिस्ट करेगा एंड दैट कैन बी अ बिग प्रॉब्लम। उसके लिए डेटा अवेलेबिलिटी लेयर का यूज किया जाना पड़ सकता है और डेटा अवेलेबिलिटी इज नॉट एज डिसेंट्रलाइज्ड एज इथेरियम इटसेल्फ। सो ZK EVM वैलिडियम इज अ मिडिल पाथ बिटवीन अ लेयर 2 एंड अ साइड चेन, और वही पॉलीगॉन POS अपडेट हो रहा है। ट्रांजैक्शंस उतने ही सस्ते रहेंगे, लेयर 2 से ज्यादा सस्ते रहेंगे, POS चेन से ज्यादा महंगे रहेंगे, बट दे विल बी स्टिल सेंट्स। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट अपडेट एंड द होल इंडस्ट्री इज
मतलब बहुत सारे लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं कि पॉलीगॉन पीओएस इस डायरेक्शन में जा रहा है, ज्यादा सिक्योर, ज्यादा वैलिडिटी बेस्ड हो रहा है। इसको डिटेल में कवर करेंगे। लेट्स कॉल समबडी फ्रॉम पॉलीगॉन। यस, लेट्स कवर दिस इन डिटेल। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि चलती फिरती चेन जिसके पास इतना बड़ा टीवीएल है, वो एक वैलिडियम में कन्वर्ट हो रही है एकदम से, तो दैट इज आल्सो अ रिस्क। सो वी विल डिस्कस एवरी प्रोस्पेक्ट ऑफ इट एंड या ठीक है, चलो यार, आई थिंक बहुत सारी चीजें हो रही हैं स्टेबल कॉइन्स को लेके। मैं यही कहूंगा कि बहुत ज्यादा स्टेबल कॉइन्स का बैग लेके मत चलिएगा। किसी भी दिन अगर अभी मेरे ख्याल जुलाई के अंदर स्टेबल कॉइन बिल के ऊपर कांग्रेस के अंदर प्रेजेंट होगा। सो प्लस पॉलीगॉन की हाउ दिस थिंग टर्न अप, ये कोई छोटा अपडेट नहीं है, बहुत बड़ा अपडेट है ये। इसमें विल ट्राई एंड ब्रिंग समबडी फ्रॉम पॉलीगॉन एंड कुछ ना कुछ होता रहता है पॉलीगॉन के ऊपर। वी हैव सीन सो मेनी थिंग्स हैपनिंग इन द पास्ट 1 ईयर, राइट। चलिए, विद दिस थॉट, थैंक यू वेरी मच गाइस। कैसा लगा शो कमेंट करके बताइएगा, लाइक करेगा एंड वंस अगेन फिर मिलते हैं एक नए शो में। ठीक है, चलिए, विद दिस थॉट, थैंक यू।